नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं शुभेंदु सरकार, चुनौतियां अपार। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব। आज पश्चिम बंगाल की सियासत का भूगोल और इतिहास दोनों बदल गया। 15 साल के ममता शासन का सूर्यास्त हुआ और शुभेंदु अधिकारी के राज तिलक के साथ एक नए युग का उदय। 207 सीटों का प्रचंड बहुमत लेकर बीजेपी ने न सिर्फ कोलकाता के किले को फतेह किया है, बल्कि विरोधियों को महज 80 सीटों पर समेटकर यह बता दिया है कि परिवर्तन की लहर जब चलती है तो बड़े बड़े सियासी गढ़ जो है वो भी ढह जाते हैं। आज का दिन खास है। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। एक तरफ जोड़ा सांखों में गुरुदेव को नमन तो दूसरी तरफ मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों की मौजूदगी। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते ही साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता बदला नहीं बल्कि बदलाव और सुशासन होगी। ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ पश्चिम बंगाल की सियासत में आज एक युग का अंत हुआ और दूसरे का उदय। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड आज उस वक्त जयकारों से गूंज उठा जब शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 15 साल के टीएमसी शासन को उखाड़ फेंकते हुए बीजेपी ने 207 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर नई सरकार ने कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता सुशासन और विकास होगा। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत जोड़ा सांखों में गुरुदेव को नमन करके करने का निर्णय लिया है। तस्वीर साफ है, बंगाल की राजनीति में आज बड़ा बदलाव हो गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उन्हें बंगाल के राज्यपाल ने शपथ दिलाई। शुभेंदु ने भवानीपुर में पूर्व सीएम ममता बनर्जी को हराया था। प्रोटोकॉल के हिसाब से ममता बनर्जी को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा गया था। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कोलकाता स्थित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में किया गया। इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गज नेता भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निश्चित प्रमाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 8 मई को अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे, जहां शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया था। शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया। इसके बाद शुभेंदु ने कोलकाता में राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की और विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 207 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की, वहीं टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई और उसके 15 सालों के शासन का खात्मा हो गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के बाद पहली प्रतिक्रिया में कहा, ये दिन देश और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की ये इच्छा थी कि नई सरकार का गठन रविंद्र जयंती के अवसर पर हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुरु रविंद्रनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। जोड़ा सांखों में नमन करने के बाद मेरे काम की शुरुआत होगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, 9 मई 2026 का दिन इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण दिन के रूप में अंकित किया जाएगा। ये तारीख हमारी स्मृतियों में एक ऐसे दिन के रूप में बना रहेगा जो अपने साथ नियति का बोझ और आशा, गरिमा और सुशासन के एक नए अध्याय का वादा लेकर आया। कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। मेरे और मेरे साथ कई अन्य लोगों को भी इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ उस अवसर की कुछ झलकियां प्रस्तुत हैं। আমি চাই শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমি শুধু বলবো যারা এখনো সমালোচনা করছেন তাদের
চৈতন্য উদয় হোক। আসল বাংলার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, শিক্ষা হারিয়ে গেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি, একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। বিশ্বাস তার কাম, আমরা করব বিজয়। আমি বিবেকানন্দ কথায় চড়ইবতী চড়ইবতী। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था। 9 मई 2026 की ये तारीख पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट यानी मील का पत्थर साबित हुई है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की वो तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सोशल मीडिया पोस्ट इस बात की तस्दीक करता है कि बंगाल अब विकास और सुशासन के एक नए सफर पर निकल चुका है। लेकिन ये सफर कितना आसान है ये तो वक्त ही बताएगा। एक तरफ 15 साल पुराना सत्ता परिवर्तन, वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौतियां कम नहीं। कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध की आग को शुभेंदु अधिकारी कैसे शांत करेंगे, ये बड़े सवाल हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के सामने अब सत्ता ग्रहण करने में यानी कि मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद चुनौतियां भी अपार हैं। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेषज्ञ पैनल जुड़ चुका है। अक्षय बिंजराजका जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से बंगाल से जुड़े हुए हमारे साथ। राम प्रकाश पांडे जी हैं, टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह मल्ली जी हैं, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन रॉय जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक बंगाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले अक्षय बिंजराजका जी, हम आपका ही रुख करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बंगाल में एक मील का पत्थर आपने जो अब स्थापित कर दिया है, प्रचंड जीत जो है आपने दर्ज की। हालांकि मुख्यमंत्री पर संशय था क्योंकि बीजेपी की जो कार्य प्रणाली रही है, देखा गया है कि पीछे से एक नाम आता है, अचानक पर्ची आती है और एक ऐसा नाम जो जिसकी किसी को कल्पना नहीं होती है वो आ जाता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो बड़ी संभावना थी कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बड़ा प्रचंड बहुमत बंगाल की जनता ने दिया है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्या कहेंगे आप? जैसा आपने अपने वक्तव्य में बोला कि जितना बड़ा मैंडेट उतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये एकदम सही बात है। बंगाल की जनता ने हमें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग अपने काम को सुचारू रूप से कर सके, जिससे बंगाल में लोगों को एक चेंज दिखे। और हमारे मुद्दे भी हमारे सामने क्लियर हैं कि हमें सबसे पहले कानून व्यवस्था स्थापित करनी है कि जो कि पहले एक घर से और बुआ भतीजे के हिसाब से चलती थी, वो अब नहीं चलेगी, अब वो सरकार के हिसाब से चलेगी। और प्रशासन अपने हिसाब से जो भी कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए करना चाहेगा वो करेगा। दूसरी बात ये है कि जैसा कि शुभेंदु अधिकारी जी ने आज सीएम पद का शपथ ग्रहण जो प्रोग्राम था, आपने देखा होगा कि लोगों में कितना उत्साह है। ये कोई आम बात नहीं है, वो सिर्फ खाली पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उसमें आम जनता भी थी। आप कलकत्ता में जो भी आपके फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, आप उनसे पूछिए कि यहाँ पर जब से रिजल्ट आया है उसके बाद एक जश्न का माहौल है। जैसे लगता है कि एक जिस तरह से लोग आजादी मनाते हैं, उस तरह से टीएमसी के भय और जिस हिसाब से वो सबको दबा के रखती थी और अपने हिसाब से काम करती थी, एक वर्ग के लिए काम करती थी, तो अब ये चीज यहाँ नहीं होगी। अब मदरसा बोर्ड के लिए 5200 करोड़ और सप्लीमेंट पैसा नहीं जाएगा। अब सबका विकास होगा और सबके लिए पैसे का अलॉटमेंट होगा और हर जगह पे जहाँ जो जरूरी रहेगा, प्रशासन और शासन अपने तरफ से वो पूरी प्रक्रिया करेगा कि बंगाल के लोगों का यहाँ पर जीवन आसान हो। और जैसा हम लोग बोलते हैं कि सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को, वो आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। टीएमसी नेता राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम प्रकाश पांडे जी,
भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने मौका दिया। हालांकि 15 साल आप सत्ता में रहे और इन 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहे या जनता को वो तमाम चीजें, हालांकि जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम ऐसी योजनाएं, वेलफेयर जो स्कीमें आपने चला रखी थी, फिर भी जनता ने आपको नकार दिया। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने आपको शिकस्त दी है। अगर राजनीति की बात करें तो टीएमसी की जो है अब आगे जो है मजबूत विपक्ष जो है वो उसकी भूमिका टीएमसी बंगाल में निभाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा और बंगाल की संस्कृति, उससे तालमेल बिठाना और एक मजबूत जब विपक्ष उसको मिलेगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बंगाल की जनता का हित ही इसमें होगा। जी, मैं पहले तो बता रहा हूँ, जो कि बंगाल की धरती पर रहता हूँ और इस धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, तो कई एक चीजों पर ध्यान आकर्षित करूंगा। जी, कई दशकों के बाद ये देखा गया है कि केंद्र और राज्य की सरकारें, तो आपको याद दिलाता हूँ कि जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था जी, और उस समय पार्टीशन हुआ था, तो वो धरातल पर क्या हुआ था उसका लेखा जोखा मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि नदी के इस पार बांग्लादेश, नदी के इस पार जी, कि वहां के आदमी यहाँ बाजार करने जाते हैं और यहाँ के, और आज भी इधर उधर के रिश्तेदार अभी भी हैं, क्योंकि कई हिंदुस्तान में रह रहे हैं जिनकी जमीन अभी भी वहां पर है बांग्लादेश में। किंतु भारतवर्ष में कभी भी जो बंगाल में रहने वाले आदमी हैं जिनकी जमीन आज भी बांग्लादेश में, उस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। जी, आपकी सरकार ने भी नहीं किया। अरे हमें केंद्र की बिना हुकूमत के आप कैसे जा सकते हैं? वो तो और दूसरा देश है। आपको मैं इसी चीज पर, जिसको लेके घुसपैठ बांग्लादेशी कई तरह से तस्मा देके एक कि ममता बनी एक जमीन से जुड़ी हुई नेता नहीं, कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार ने काम नहीं किया। इनको लपेटना जो था बहुत आसान नहीं था। तो ये घुसपैठ का, कि तो घुसपैठ किस कारण से है उसको किसी ने ध्यान नहीं दी। और ममता बनर्जी की छीनी साइड क्षमता में कितना कर पाती, ठीक है। तो जो भी है, वैसे आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज रविंद्रनाथ जी जयंती है और राणा प्रताप सिंह की जयंती है। तो मैं बंगाल की भूमि की जो हमारी रणनीति रहेगी बहुत साफ रहेगी कि जो भी आए हैं, कम से कम एक तो राजनीति खत्म हो जाएगी कि भाई डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी, राज्य में भी आपकी। अब तो कम से कम आप ये नहीं बोल पाएंगे कि घुसपैठ हो रहा है तो कहा जमीन नहीं दे रही है। जमीन भी आपके पास है, फेंसिंग भी आप ही के पास है, दोनों आप ही के पास है। यानी कि आप शुभकामनाएं दे रहे हैं और आप जो विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो ईमानदारी से निभाएंगे। मैं इसीलिए और याद भी दिलाएंगे एक दोहे से कि मेरी बंगाल की मिट्टी कौन सा दोहा है, कि वो कविता से ही बोलता हूँ कि धनो धन्य पुष्प बरा सेजे हमारा बसुंधरा तार हमार अच्छे से देश सकल देशे रिश्तेदार। तो हम मेरा जिस रविन्द्रनाथ टैगोर के इस जमीन को शेरा के रूप में बताया था और स्मृतियों के घेरे से बताया था, तो उस जमीन को राजनीतिकरण करने में कितना हेय दृष्टि से दिखाया गया, कितना छोटा आंका गया कि राजनीति करने में, भाई राजनीति करते में भाई आप उस नेता को तो बोलते, इस भूमि को भी बदला गया कि रक्त से भरी हुई बंगाल की भूमि। तो दुख लगता है क्योंकि भूमि पर रहता हूं मैं, इस भूमि का सपुत्र हूं, लेकिन कम से कम ये राजनीति बंद हो जाएगी कि आप रक्त की भूमि को, क्यों इलेक्शन के बाद भी देखा गया तमाम वही चला, डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्रीय बल के रहते हुए भी छह हमारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारते गए, मर गए निश्चित रूप से। और ये कल्चर जो है, ये कल्चर जो है न सिर्फ इस चुनाव में, पिछले चुनाव में और उससे पहले के चुनाव में लगातार देखने को मिला है। और उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को भले ही फायदा हुआ हो, लेकिन नुकसान अगर असली हुआ है तो बंगाल की जनता को नुकसान हुआ है। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जितेंद्र सिंह मल्ली जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सिंह मल्ली जी, बंगाल की जनता ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है और उसका जो संदेश जो है वो मुझे लगता है देश की राजनीति तक गया है। और दिल्ली आगे 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और देश के अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। 29 में दिल्ली तक ये चुनाव कहीं ना कहीं असर देने वाले हैं। ये इस चुनाव का मैसेज जो है विपक्ष के लिए कितना बड़ा है? आप भी विपक्ष में ही हैं। जी जी जी, पहले तो सभी को समाजवादी
पार्टी व समाजवादी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मनोज मानस, जो आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि जो वहां पे हार जिस तरीके से विपक्ष की, ममता जी की हार हुई है उसके, और जिस तरीके से केंद्र की सरकार और मजबूत, उसके बारे में मैं सबसे महत्वपूर्ण पहले ये कहूंगा कि राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार ने, तमाम एजेंसियों ने मिल करके एक 22 राज्य को जीता है, और अब वो 22 राज्यों की शक्तियों को एक साथ लेकर के आगे यूपी और पंजाब जीतने की तैयारी में निकले हैं। जिस तरीके से पुरातन काल में राजा अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ते थे और एक एक किले करते जाते थे, लूट करते थे, खसूट करते थे, वो आपने बंगाल के साथ देख लिया। चुनाव के 2.5 लाख पर लगने के बावजूद अगले दिन आप तो विपक्ष के कार्यालयों को आगजनी कर रहे हैं, जला रहे हैं, और उसके बाद आप बताइए कि आपकी सरकार आने के बाद आपका खुद का पीए, आप जनता, आपका खुद के पीए की हत्या हो जा रही है। कैसा का जो उसकी जो झलक थी वो इन्होंने 2 दिनों में ही पूरे देश को दिखला दी है जी। यही बात आने वाले समय की, तो भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल एक काम है, वो है अमीरों का उत्थान जी। अब आप ये आने वाले समय में वो कुछ दिन का इंतजार करिए कि हावड़ा ब्रिज जो है वो किसको सौंपने की तैयारी करेंगे। आप उसका इंतजार करिए कि बोली कहां से लगनी शुरू होगी, अडानी को फायदा पहुंचेगा या अंबानी को फायदा पहुंचेगा। हाँ, ये लेकिन कट मनी तो मौजूदा समय में चल रहे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में मुद्दा बनाया, और वो मुद्दा कहीं ना कहीं असर भी किया। कट मनी और कहीं ना कहीं ठेकेदारी की प्रथा और इस तरीके तमाम जगह अवैध वसूली, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें तो ये था कि टीएमसी के कार्यकर्ता अवैध रूप से गुंडागर्दी करते थे, वसूली करते थे, जिसका खामियाजा उठाना पड़ा। तस्वीरें तो सामने जो है गोदी मीडिया वही लाएगी। गोदी मीडिया कभी जो है ममता जी का घर नहीं दिखाएगी। नहीं, गोदी मीडिया की बात नहीं, आम जनता वीडियो बना बना के डाल रही है जितेंद्र जी, आम जनता वीडियो बना के डाल रही कि भाई यहाँ पर सड़क के नाम पर फर्जी वसूली हो रही थी, यहाँ टोल टैक्स के नाम पर फर्जी वसूली हो रही थी। अब देखिए धड़ल्ले से आराम से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी हमारे साथ नवीन रॉय जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, साथ ही कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, बहुत करीब से आपने बंगाल को जाना है, बंगाल को बहुत करीब से आपने जाना है, और लगातार तमाम जो चुनाव में बंगाल को बहुत करीब से, राजनीति भी आपने देखी, चुनाव को भी बहुत नजदीक से देखा। इस बार का जो चुनाव हर चुनाव से आपको अलग लगता है क्या? दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी को जो ये प्रचंड बहुमत मिली है, अब आगे जो है भारतीय जनता पार्टी की सामने क्या क्या चुनौतियां आप देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो विचारधारा और बंगाल की संस्कृति दोनों से तालमेल बनाते हुए सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती जरूर होगी। नमस्ते जी, गुड इवनिंग। आई हैड द अपॉर्चुनिटी, मेरे को किस्मत अच्छा था जी, ये आज मैं शपथ ग्रहण अनुष्ठान में उपस्थित हो सका जी। और एक हिस्टोरिक डे जैसे बताया सभी ने, ये 9 मई रविंद्रनाथ का जन्मदिन में ये जो शपथ लिया है जी बीजेपी ने, इसमें चीफ मिनिस्टर तो सभी को पता है, शुभेंदु जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, और 5 मिनिस्टर भी लिए हैं, ओथ लिए हैं, लेकिन अभी तक उनका डिपार्टमेंट अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। अभी नंबर कितना बढ़ेगा, कितना मंत्री होगा, उसका रफ इंडिकेशन तो मेरे को किसी बीजेपी वालों ने दिया है, बट वो कंफर्म नहीं है, और उसमें काफी चेंज हो सकता है। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए दिलीप घोष का नाम ब्राइट है। अभी स्पीकर कौन बनेगा, स्पीकर बनने के लिए तापस रॉय का नाम मैं सुन रहा हूँ। तापस रॉय सबसे ज्यादा बार अभी एमएलए हुआ है, उन्होंने कांग्रेस का टिकट में एमएलए था, तृणमूल का टिकट में एमएलए था, अभी वो मानिकतला से बीजेपी का टिकट में एमएलए बने हैं, तो ही इज वेरी रेस्पेक्टेड। सारी पार्टी उनको सम्मान देते हैं, और वो उनका स्पीकर होने का नाम आया है। और एक स्वपन दास गुप्ता करके एक आदमी है जो राजबिहारी से जीते हैं, वो राज्यसभा का मेंबर था, उसको अर्थ मंत्री मतलब
फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलने का उम्मीद जताया गया है। बाकी है निश्चित प्रामाणिक, जो आपने देखा है कुछ बिहार का ऊपर से उन्होंने कुछ मिलेगा। कर्नल साहब हम आपके पास फिर से आ रहे हैं, दोबारा हम आपके पास आ रहे हैं और विश्लेषण को समझेंगे। इस बीच हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने जो विश्लेषक हैं नवीन राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन राय जी, अगर बंगाल की इस विजय को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से यह विजय है और मील का पत्थर है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। अब सबसे बड़ा जो अहम सवाल है भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा, बंगाल की संस्कृति। आज जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस के दिन जो है, जयंती के दिन ये शपथ लेना, क्योंकि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल संस्कृति की जो पहचान है उनसे बड़ा मुझे लगता है कोई पहचान नहीं है। तो बंगाल की अपनी पहचान, अपनी विचारधारा, उसके साथ तमाम वेलफेयर स्कीमें जो हैं अब तक बंगाल में चलती रही उनको लागू करना, तमाम चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने होंगी, शुभेंदु अधिकारी के सामने। नवीन जी, मेरी आवाज आपको तक पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नवीन रॉय जी आपकी आवाज पहुंच रही है। 5 मिनट में आपसे टाइम लूंगा जी। चंद सवाल कर दूंगा जी। मुझे लगता है नवीन जी कुछ नेटवर्क की समस्या है, स्पष्ट आवाज आपकी नहीं मिल पा रही। नवीन जी अपनी बात रखिए, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। ठीक है नवीन जी, हम आपके पास आएंगे। आप कुछ नेटवर्क की समस्या आपके पास, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमको। कर्नल साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें। ये इस बार का इलेक्शन जो है, सारी ऑपोजिशन पार्टी ने बोला है कि ऑल सेंट्रल फोर्स लगा के ये रिगिंग किया हुआ था। ये संपूर्ण गलत है। मैं इलेक्शन के दिन दोनों फेज में काफी जगह में मैं घुमा है, तो इस बार बंगाल में सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई बम गिरा नहीं है, कोई फायरिंग नहीं हुआ कोई केंद्र में, और कोई किलिंग नहीं हुआ इलेक्शन के दिन पे। सभी ऑपोजिशन पार्टी का, कांग्रेस का अधीर चौधरी या तृणमूल का काफी नेताओं ने बोला है, किसी ने कंप्लेन नहीं किया। इतना अच्छा इस बार का इलेक्शन था, कोई बूथ जैमिंग नहीं हुआ, कोई मरा हुआ आदमी वोट नहीं दिया। और ये बताया था कि सिक्योरिटी फोर्स ने किसी बुढ़े को, 83 इयर्स ओल्ड बुढ़े को धक्का दिया तो वो मर गया था। वो इलेक्शन कमीशन ने उसका वीडियो पब्लिश किया है, उसमें कुछ नहीं था, वो ऑलरेडी हार्ट अटैक हुआ और वो गिर गए थे। ये जो चुनौती है, ये सबसे बड़ा चुनौती है इंडस्ट्री को वापस लाना। ये जो टीएमसी का टाइम पे 6688 कंपनी छोड़ दिया है, उसके पहले सीपीएम का टाइम में मैं सुना था 50,000 कंपनी बांग्ला छोड़ के चला गया है। उनको वापस लाना है, और जब तक ये वापस नहीं आएगा तब तक काम नहीं मिलेगा। तो जवानों का जो 20s में है, अर्ली 30s में है, वो तोलाबाजी इज द ओनली ऑप्शन उनके पास है। तो ये तोलाबाजी बंद करने के लिए हमें इंडस्ट्री लाना है। इंडस्ट्री लाने के लिए 1 साल से 2 साल लग जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाहर जो बड़ी ये चुनौतियां होंगी। कर्नल साहब, अक्षय बिजरांजका जी के एक बार पास फिर से पहुंचेंगे। अक्षय जी, जैसा कि कर्नल साहब भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु जी, क्योंकि लेफ्ट जो है 34-35 सालों का उनकी विचारधारा, उनका कार्यकाल, ममता जी का 15 साल का कार्यकाल, अब जो है रोजगार, इंडस्ट्री को वापस लाना, वेलफेयर स्कीमें जो है उनको सुचारू रूप से चलाना, सबसे बड़ी अहम बात है। कानून व्यवस्था बरकरार रहेगी तभी जाकर कंपनियां, इंडस्ट्री वापस आएगी। ये तमाम ये सारी चीजें जो व्यवस्था में को बेहतर चलाना, ये बहुत चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने अब होंगी। अरे देखिए, मैंने शुरू में ये चीज कहा कि कई सारे चैलेंजेस होंगे, क्योंकि मैंडेट बड़ा है तो इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बड़ी है। लोग हमसे चाह रहे हैं कि हम कितना सारा काम करेंगे। अलग अलग
जैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके, महिला सुरक्षा को लेके कई सारे मुद्दे हैं जिस पर लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक इतने हाई मैंडेट के साथ आए हैं तो हमें काम करना है। लेकिन मनोज जी, एक चीज आप समझिए, एक्सपेक्टेशन किससे होती है? उसी से होती है जो कर सकता है, जो करके दिखाया है। तृणमूल से तो किसी को एक्सपेक्टेशन थी नहीं, तृणमूल से तो लोग बचते थे। जैसा कि अभी भी बोला जा रहा था कि बांग्लादेश में जमीन है, इनके दिमाग नहीं, में 15 साल अगर जनता ने उनको दिए हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीदें तो उनसे भी थी। अब उम्मीदें शायद पूरी नहीं हुई, इसलिए अब आपको चुना गया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन उम्मीदों का पूरा होना एक परसेंटेज होता है कि 50% पूरा हुआ या 80% पूरा हुआ। यहाँ तो हाल ये है कि आरजी कर जैसे कांड हो जाते हैं तो हमारी मुख्यमंत्री यहाँ कहती है कि ये महिलाओं को 7 बजे के बाद निकलने की जरूरत क्या थी। यहाँ पे संदेश खाली हो जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं पुरानी बातों पर नहीं जा रहा है। अब इलेक्शन हो गया, वोट आ गया, मैंडेट आ गया, बीजेपी जीत गई, बीजेपी ने आज सरकार अपनी बना ली। मैं अब इसी के आगे की बात कर रहा हूँ कि आप बंगाल में लोगों का जो उत्साह देखेंगे, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, हाई टू हाई एक्सपेक्टेशन है, और इस पे हमें खड़ा उतरना है। और हमें कल से ही अपने सारे काम, अपनी लाइनअप बना के और लोगों में उस तरह से विश्वास जगाते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। निश्चित रूप से ये करना पड़ेगा, तभी लोगों का भरोसा भी जगेगा। नवीन जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। नवीन जी, आपको उम्मीद करते हैं आपको आवाज मिल पा रही होगी, और आप जो है पिछले सवाल का ही हम आपसे जवाब चाहेंगे। मनोज जी, कुछ सवाल दोहरा दीजिए। जी, नहीं, सवाल दोहरा दीजिए। ठीक है नवीन जी, मेरा सवाल यह था कि भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा मैंडेट मिला है और बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, तमाम चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने होंगी। वेलफेयर स्कीम की हम बात करते हैं, इंडस्ट्री वापस लाना, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, और ये तमाम जो चुनौतियां होंगी, जितना बड़ा मैंडेट उतनी बड़ी चुनौतियां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगी। साथ ही अपनी विचारधारा और बंगाल की संस्कृति को लेके साथ में चलना। एकदम सही कहा आपने। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज पता है कि आज का दिन किस लिए चुना गया था शपथ ग्रहण समारोह के लिए? 25 वैशाख, आज के कवि गुरु रविंद्रनाथ जन्मदिन जी, रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। गया था मैं जी, एसपी जी बचा के लाई। खैर वो सब छोड़ दीजिए। मैंडेट मिला है, काम करना है। जो साहब बता रहे थे ना कि जिम्मेवारी बड़ी है, ये बड़ी है, वो बड़ी है। जिम्मेवारी तो इतनी बड़ी है कि जितना मुफ्त का माल दिया गया है, कितनों को दीजिएगा? मुफ्त माल दिले बेरहम। जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी जेल, जा रही हैं ममता बनर्जी जेल जी। और मैं यही बता दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल की राजनीति में टोपी पहन के, गला में टीका लगा के मतलब टीका पट्टा लगा के आप ये बन जाइएगा, वो नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी यही है कि लोग मार खाते खाते थक गए हैं। 34 साल से पत्रकारिता करता हूं मैं जी, और एक एक ईंट जानता हूं। शुभेंदु अधिकारी का भी जानता हूं, ममता बनर्जी का भी जानता हूं। आप ही के चैनल पे मैंने कहा था 4 मई ममता गई, चली गई, और शुभेंदु अधिकारी आए हैं जी। ममता अगर नहीं रहे तो ये भी जाएंगे जी। लेकिन नवीन जी, शुभेंदु जी ने कहा कि बदला नहीं, हम बदलाव और सुशासन की राजनीति करेंगे। बदला नहीं, बदलाव और सुशासन की राजनीति करेंगे। कौन कह दिया आपको सुशासन की राजनीति करेंगे? हर घर भगवा लहराएगा, हर घर भगवा लहराएगा, राम राज यहाँ आएगा। किसने कहा कि वहां सुशासन मतलब ये होगा? बंगाल में ये शुभेंदु जी ने कहा है, हर घर भगवा लहराएगा, हर घर भगवा लहराएगा, राम राज आएगा। हाँ, शुभेंदु अधिकारी ने नहीं कहा है। वीडियो क्लिपिंग आपको भेज दूं? नहीं, तो उनकी पार्टी की मैंने इसीलिए कहा, उनकी पार्टी की वही विचारधारा है, उनकी पार्टी की विचारधारा है। वो भगवा को अगर मानते, भगवा को निश्चित रूप से वो आगे बढ़ाएंगे, और बंगाल की संस्कृति को साथ में लेकर चलना, यही तो मैंने कहा चुनौतियां हैं।
দাদা আপনাকে আমি প্রথমেই বলে দিলাম 25 বৈশাখ আপনাকে নমস্কার করছি। देखे हैं प्रधानमंत्री जब धोती कुर्ता पहन के बंगाल आए, इंडिकेशन नहीं समझ में आता है। शुभेंदु अधिकारी के पीए के पास ऐसे गन चल जाता है। ये सब तो हम लोग यूपी बिहार में बहुत देख चुके हैं। जी, निश्चित रूप से आपका अनुभव बड़ा है और आप जो बातें कह रहे हैं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन बंगाल के लिए ये दिन जो है आज का दिन बड़ा दिन है, बदलाव का दिन है और उम्मीद करते हैं शुभेंदु अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और जो बंगाल की जनता ने जो उम्मीदें की है उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। आगे समय इजाजत नहीं देता है। बहुत माफी के साथ आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन निश्चित रूप से बंगाल के लिए यह बड़ा दिन, शुभेंदु अधिकारी और भाजपा के लिए बड़ा दिन। भाजपा ने मील का पत्थर हासिल किया है और कहीं ना कहीं अब ये बड़ा बदलाव है और ये बड़ा बदलाव जनता ने जो उम्मीदें की हैं वो कितनी पूरी होती हैं, ये चुनौतियां हैं और चुनौतियां तो बंगाल में बहुत सारी हैं जिसको पार पाना शुभेंदु अधिकारी के लिए आसान काम नहीं होगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं शुभेंदु अधिकारी कि वो बेहतर शासन चलाएंगे और बंगाल में एक बदलाव करके दिखाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।